रऊमनिया। आज आपका फिर से स्वागत है हमारे मल्टीप्लाई पॉडकास्ट व्हाट अ वुमनिया में। मल्टीप्लाई इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसका गोल हमेशा से रहा है हमारी इंडियन महिलाओं को फिनेंशियली एजुकेट और एम्पावर करना। 2 साल पहले शुरू हुआ ये इनिशिएटिव आज काफी आगे बढ़ चुका है, पर्सनल फाइनेंस से लेकर बिजनेस फाइनेंस तक। अगर आपको भी अपने बिजनेस के लिए कुछ गाइडेंस या नॉलेज चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के जरिए डायरेक्टली सीख सकते हैं। हमारा नया सेगमेंट व्हाट अ वुमनिया पॉडकास्ट भी आपके लिए लेकर आता है सक्सेस, स्ट्रगल्स और स्ट्रैटेजीज उन महिलाओं की जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक नई पहचान बनाई है। आज हमारे साथ है भारती वैद्य, धनश्री फूड्स की फाउंडर और ओनर, जिन्होंने साल 2000 में महाराष्ट्रियन फूड को रेडी टू कुक फॉर्मेट में लाने का कॉन्सेप्ट शुरू किया। पोहा जैसे रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स बना के उन्होंने लोगों के लिए ट्रेडिशनल टेस्ट और मॉडर्न कन्वीनियंस का साथ जोड़ा। छोटी सी शुरुआत से लेकर अपना खुद का बिजनेस खड़ा करना, वो भी लाइफ के उस फेज में जब लोग रिटायरमेंट के बारे में सोचने लगते हैं। चलिए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। भारती जी, आपका तहे दिल से स्वागत कि आप हमारे पॉडकास्ट व्हाट अ वुमनिया में आई। आपका वक्त जाया करके आज हमारे लिए आपने वक्त निकाला, इस बात के लिए हम सच में बहुत शुक्रगुजार है। तो चलिए आज हम आपकी जर्नी के बारे में कुछ पता करना चाहते हैं। हमारे सारे व्यूअर्स ऐसी औरतें हैं कि जो खुद अपना बिजनेस खोलने की इच्छा रखती है और जानना चाहती है आप जैसे एक्सपर्ट से कि उन्होंने ये जर्नी कैसे तय की। शुरू में मेरा बचपन तो पूरा बॉम्बे में ही गया, प्योर बॉम्बे की हूँ मैं। एजुकेशन भी बॉम्बे में ही हुआ है। शादी के बाद मैं 18 साल तक गुजरात में थी। अच्छा। वहाँ पे मैं होम गृहिणी थी, घर का ही काम करती थी। दोनों बेटियों की परवरिश करना, आने जाने वाले। मेरा ये जो है वो सिविल कॉन्ट्रैक्टर थी, सिविल इंजीनियर। तो वहाँ पे सिविल वर्क के लिए हम लोग गए, 1 साल के लिए गए, 18 साल तक उधर ही रहे। 18 साल के बाद मुझे अचानक बॉम्बे में आना पड़ा। यानी उनके तबीयत का थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो हम लोग शिफ्ट हो गए बॉम्बे में। बॉम्बे में आने के बाद अब भले मैं पहले गृहिणी थी, लेकिन पूरी जिम्मेदारी घर की मेरे ऊपर आ गई। लेने की जरूरत पड़ी, क्योंकि कुछ साल के बाद वो ठीक होने वाला था, लेकिन कुछ साल तक मुझे वो अपने कंधे पर जिम्मेदारी उठाना जरूरी था। वो टाइम मेरा एज भी 45 था। तो वो एज में जब मैं इधर आती हूँ तो मुझे नया नौकरी मिलना और ये करना बहुत इतना मुश्किल पॉसिबल बात नहीं थी। था, इतना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना हम खुद का ही कुछ शुरू करें, क्योंकि जैसे बोला मैंने गुजरात में थे तो वो तो असर थोड़ा होता ही है। एक गुजरात में हो तो हर एक इंसान कुछ ना कुछ अपना खुद का बिजनेस ये करता है। अरे हमारे पहचान वाले तो बोलते थे, आप पढ़े लिखे हो, नौकरी करते तो हम नौकरी करना पड़ता है। हम बिजनेस करेंगे तो पढ़े लिखे आदमियों को नौकरी पे रख सकते हैं अपने घर पे। यानी एक मजाक की बात हो गई। इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना लिखना नहीं चाहिए, लेकिन जो पढ़ाई हुई है वो भी मेरा साइकोलॉजी में था। तो यहाँ पे खुद का कुछ शुरू करने का, तो उस हिसाब से मेरे पास कुछ उसका प्रशिक्षण है, ऐसी बात नहीं थी। अभी क्या करते हैं, अभी जो बिजनेस शुरू करते हैं वो पहले MBA करते हैं, कुछ मास्टरी लेते हैं किसी में, और फिर वो बारे में प्रोडक्शन शुरू करते हैं, या तो मार्केटिंग है, या तो ट्रेडिंग है, या तो मैन्युफैक्चरिंग है, कुछ भी। लेकिन मेरा वैसा नहीं था। तो मेरे पास क्या था, तो एक तो औरत होने के हिसाब से कुकिंग तो अपने को होता ही है। कुकिंग में है, सबको लगता है फूड इंडस्ट्री एकदम इजी है, फूड इंडस्ट्री में कुछ भी स्टार्ट कर सकते हैं। अभी मैं नहीं बोलूंगी वैसे कि फूड इंडस्ट्री में आना इतना आसान है। आसान है यानी प्रोडक्ट्स बनाना आसान है, लेकिन उसको बेचना, उसका मार्केटिंग करना वो इतना इजी नहीं है। लेकिन फिर भी वो अगर अपने को आ गया तो हम कर सकते हैं। यानी ऐसी बात नहीं है कि आफ्टर 45 तुम कुछ भी नहीं कर सकते। भले तुम्हारे पास उसका अनुभव नहीं हो, लेकिन अपने अनुभवी लोग तो अपने साथ होते हैं ना।
उनके पास से हम लोग सीख सकते हैं, उनके पास उनकी मदद ले सकते हैं। अब जब भी कठिनाइयां कोई भी आती है ना, तो अगर हम लोग कुछ भी करने का शुरुआत करें तो मदद करने के लिए लोग आते हैं। सही बात। पहले से ही हम लोग मदद मांगने के लिए जाएंगे ना तो कोई कुछ नहीं करता। आप खड़ा हो जाओ, साथ में अपना हाथ पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। मेरी सहेलियां, मैंने तो यह अनुभव किया ही है, क्योंकि जब भी मैंने ये बिजनेस शुरू किया ना, मेरी दोनों बेटियां छोटी थी। एक 12वीं में थी, एक 10वीं में थी। लेकिन मम्मी जो करती है उसमें हम क्या कर सकते हैं, वो सोचती थी। यानी किधर भी जाएगी ना तो बोलती थी, मेरी मम्मी ये बनाती है, आप आपकी दुकान में ये रखेंगे। यानी वो एक मार्केटिंग का ये हो गया, उनको किसी ने सिखाया नहीं था। सही बात है। लेकिन ये जरूरी है कि जब भी बिजनेस हो, जब भी हम कुछ भी व्यवसाय पूरा फैमिली का होता है ना, तो उसमें मजा भी आती है और अपने को कुछ पा सकते हैं, सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट मिलता है। ये सपोर्ट सिस्टम जरूरी है। अभी थोड़ा मैं पीछे जाती हूँ कि बिजनेस करने का ये मन में जब ये आ गया तो ऐसे ही चलो फूड लाइन में जाओ, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि मेरी मास्टरी किसमें है, हम घर पे हलवा अच्छी तरह से बनाएंगे, लेकिन उसको बेचने को आएगा क्या? उसको प्रोफेशनली वो मार्केट में लाना, उसके लिए क्या क्या जरूरी है। तो कोई भी चीज 4 आदमियों के लिए हम बना सकते हैं, घर के लिए बना सकते हैं, लेकिन पूरा एज ए प्रोडक्ट वो, क्योंकि बॉम्बे में रही हूँ तो बाजार में हम लोग जाते हैं, जो पैकेट देखते हैं, तो अपना ऐसा प्रोडक्ट लाना, ये जो अपना अगर ये होगा ना, तो उसके लिए क्या क्या करना जरूरी है। तो क्या उसके हिसाब से मैंने पहले मेरा स्टार्टिंग पॉइंट जो कह सकते हैं, क्या है, मेरी दुर्बलता क्या है, मेरे सपोर्ट सिस्टम क्या है, मेरी अच्छी रहने मेरे पास क्या खास है कि जो लेके मैं बाजार में जाऊं। सही बात है। वो ढूंढना। क्योंकि क्या होता है, प्रोडक्शन बना सकते हैं, किसी किसी के पास क्या होता है कि हम इतना नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं बेच सकती हूँ। तुम्हारा प्रोडक्ट अच्छा है तो मैं बाजार में बेच सकती हूँ, तो उसको ट्रेडिंग बोलते हैं। तुम्हारे पास से लो, इधर बेचो, वो ट्रेडिंग हो जाता है। मार्केटिंग होता है कि मार्केट में ऑर्डर लाना, वो मेरा काम है, क्योंकि मेरी काबिलियत अगर उसमें है तो नॉट नेसेसरी बिजनेस में आना यानी कुछ मैन्युफैक्चर ही करना। क्योंकि जो मैन्युफैक्चर करते हैं ना, उनको ये सब चीजें करने के लिए टाइम नहीं होता है। सही बात है। मतलब कभी कभी वो कर भी सकेंगे, अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि मेरे प्रोडक्ट के बारे में मैं जितनी ज्यादा बात अच्छी तरह से कर सकूं उतना दूसरा नहीं करता है। तो मतलब मैं ऐसा समझ पा रही हूँ कि आपकी बातों से कि हमें ढूंढना है कि हमारी काबिलियत किस में। मैन्युफैक्चरिंग में अगर आपकी खासियत है तो आप उस पर फोकस कीजिए। फिर शायद मार्केटिंग के लिए आपको कुछ लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ सकता है, या फिर अगर आप मार्केटिंग में ज्यादा अच्छे हो तो आप मैन्युफैक्चरिंग किसी और से करा के आप सिर्फ प्रोडक्ट मार्केटिंग में ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो ये चीज ढूंढना कि मुझे मेरा खाना तो मैं अच्छा पका लेती हूँ, 3-4 लोगों के लिए तो बना लेती हूँ, लेकिन अब मुझे 100 लोगों के लिए बनाना है, 1000 लोगों के लिए बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, ये जो समझ पाना है और इसके हिसाब से जो चीजें करनी पड़ी, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। अभी मैं मेरे बारे में बताऊं तो हमारा सिविल कॉन्ट्रैक्टर बिजनेस ही था। तो वो एज ए सिविल कॉन्ट्रैक्टर वो जो बिजनेस देख रहे थे, बिजनेस कौन सा भी हो, देखने का वो जो पॉइंट्स रहते हैं वो वही रहते हैं। जैसे कॉस्टिंग, तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, अगर तुम ये बना सकती हो तो उसका कॉस्टिंग मैं निकाल के दूंगा। पहले ईट रेती उसका कॉस्ट लेते थे, अभी दाल चावल उसका लेंगे। यानी वो मुझे घर पे ही हेल्प मिल गई। मार्केटिंग का बोलो ना, तो मार्केटिंग अपने रिलेटिव्स माउथ पब्लिसिटी से ज्यादा होता है शुरुआत में। बाद में उसके लिए प्रयास करना पड़ता है। जो प्रयास के लिए एग्जीबिशंस, ग्राहक पेट, उसका बहुत सहभाग रहता है। उसके माध्यम से हम लोग पहुंच सकते हैं। तो अपने पास मुझे वो प्रोडक्शन का कॉन्फिडेंस था, तो उसके लिए भी मुझे उसका स्केल अप करने के लिए, उसको ज्यादा या करने के लिए जब भी जरूरी हो तभी मैंने मदद ली। क्योंकि उसका भी अभी इतना ये बढ़ गया है ना कि उसमें भी टेक्नोलॉजी है। उसमें ये टेक्नोलॉजी का दे करके मेरे एक बताना चाहती हूँ कि आप अगर पोहा खाओ, ये समझ लो कि हमारा कांदा पोहा का प्रोडक्ट है, तो वो पोहा बनाने के टाइम मुझे बहुत उसका ट्रायल्स लेना पड़ा। तो वो ट्रायल्स लेते समय मेरी नानी मेरे को याद आ गई, क्योंकि मेरी नानी बोलती थी
आपको अचार बनाना है तो उसका जो बघार रहता है ना, वो पूरा ठंडा होना चाहिए, तो ही वो बन सकता है। मिक्स करते समय अगर गर्म हो जाएगा तो प्रोडक्ट आपका खराब हो जाएगा। तो वो बोलते थे अचार आते से सुबह बघार बना के रखो, रात को उसको मिक्स करो। हाँ, ये तो ये ध्यान में आ गया। छोटे-छोटे तो ये नुस्खे छोटी थे। छोटी, हाँ, तो ये हाँ। जो है ना, ये अपना अनुभव, ये किसी को कहीं पे भी सीखने को नहीं मिलते हैं। सही बात है। ये दादी क्या बोलती थे, नानी क्या बोलती है, मेरी मम्मी की, अभी मेरी दूसरा बोलती है, मेरी मम्मी की आदत कैसी थी कि पूरी तैयारी करके रखो। तो ये मैंने जो रेडी टू कुक ये जो चूज किया ना, उसमें क्या है कि मैं कुछ भी बनाना हो तो लोग आने के बाद मैं रवा सेकने को लेऊंगी, हाँ तो टाइम जाएगा। हाँ। और अभी की औरतें जो तेरे जैसे सर्विस करने वाली हैं, उनके पास इतना टाइम है क्या? तो आपका 80% किचन का काम अगर मैं मेरे किचन में करूंगी तो आपको हेल्प हो जाएगी। आपका वही उपमा जल्दी बनेगा। और दूसरा क्या है, तुम्हारा फाइनल टच भी उसमें रहेगा। यानी बाजार से कुछ लाओ और मेहमान आए हैं उनको दे दो, वो अपने को भी अच्छा नहीं लगता है कि कुछ मैंने बना के दिया, घर में बनाया, घर पे बना के दिया। तो वो इसके लिए मैंने वो रेडी टू कुक, ये बीच में का है कि रेडी टू ईट नहीं, बराबर, वो रेडी टू कुक। तो ये मतलब बाहर का प्रोडक्ट लाके खाना और पूरी तरह से बनाना, इसके बीच में का ये एक हो गया है। बराबर, सही बात है। जैसे लड्डू है हमारा, लड्डू बनाने का है, मैंने पूरा सब तैयारी उसकी करके रखी है। आपको सिर्फ घी पतला करके उसमें डालो, मिक्स करो और लड्डू बनाओ। लेकिन बच्चे भी बोलेंगे कि मेरे मम्मी ने लड्डू बनाए हैं, बाहर के लड्डू नहीं लाके दिए हैं, मेरी मम्मी ने बनाए हैं। और ये हर एक गृहिणी को अच्छा लगता है कि मैंने कुछ बना के दिया, लेकिन उनका जो किचन का टाइम है वो सेव उसको कम से कम अपने आधे में लाके रख आधे में लाके रख तो, लेकिन फिर भी आपको वो सेटिस्फेक्शन है कि मैंने कुछ बनाया क्योंकि बाहर का ये नहीं होता है। उसमें एक बोलो, हम लोग होटल में जाते हैं ना तो बोलते हैं एकदम घर जैसा हुआ है ना। जब घर में खाना खाते हैं तो बोलते हैं अरे होटल जैसी टेस्ट है। आपने को नक्की क्या चाहिए? सही बात है। भारती जी, आपसे बात करके एक चीज जो मुझे हाईलाइट करनी है वो ये थी कि एक चीज तो ये है कि बिजनेस कोई एक इंसान नहीं करता, जो आपने बहुत सही बात कही कि आपके बेटियां, आपके पति, सभी लोग इस बिजनेस में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बन के सामने आए, जिसके वजह से आप आज इतने ऊंचाई तक पहुंच सके। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने कही वो ये थी कि बिना किसी प्रशिक्षण के, बिना किसी कैपिटल के, ये जो सिर्फ दिक्कतें आई उसके वजह से जो शुरुआत आपने की, तभी आज लोगों को आज ऐसा लगता है कि बहुत कुछ होने की जरूरत है कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो आप एक वो एग्जाम्पल है लोगों के लिए कि अगर आपके पास सिर्फ स्किल और टैलेंट है तो बाकी चीजें आप सोच लेते हो, आप किसी तरह से मैनेज कर लेते हो। तो ये मुझे दर्शकों को बताना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लगा। अभी मुझे एक और बात याद आ गई, ये जो मैंने बोला ना पहले कि कठिनाई आती है, हर एक लेडीज को कुछ ना कुछ हम अपने संस्कृति के लिए कुछ करना ही चाहिए, परिवार के लिए कुछ करना चाहिए। वो मैंने मेरे माँ से सीखा, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली के ही थे, हम 4 बहनें। तो मेरी मम्मी वो टाइम उसका एजुकेशन उसके हिसाब से कुछ भी नहीं ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे जो आता है, जो कुछ चलता है उसमें मुझे मेरा कुछ सहभाग देना चाहिए। उसके हिसाब से उन्होंने, मेरी मम्मी ने मुखवास, वो जो रहता है ना, वो बड़ी शेप, ये वो सब सुपारी खाना खाने के बाद उसका उसने चालू किया। तो वो चालू करते समय जैसे आज मेरी बेटियां मेरे को मदद करती थी, वैसे मैं मेरी मम्मी को मदद करती थी। अच्छा। मैं और मेरी बहनें, यानी वो बोलती थी हमेशा कि जो भी टाइम है उसका उपयोग कैसा करना। तो हम लोग शाम को जब भी भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो दिया जलाते हैं। वो टाइम कुछ सीलिंग मशीन नहीं था, मोमबत्ती के ऊपर ही सील करते थे। तो बोलती थी आप भगवान के पास प्रार्थना करते हो, जब भी शुभम करते हो और ये बोलते हो, साथ साथ में वो जो दिया जलता ही है ना, उसके ऊपर ये सील कर दो पैकेट। यानी अभी उसका कुछ भी प्रशिक्षण नहीं था। हाँ। लेकिन
जो अपने पास रिसोर्सेस है उसका सही ढंग से उपयोग करो तो सभी के लिए वो अच्छा तो हम रहता ऐसा कह सकते हैं कि बचपन से घर से ही आपको बिजनेस वैसे का हाँ, थोड़ा बहुत तो हाँ, अभी इसको exposure था। हम बिजनेस का बोल सकते हैं। हाँ, हाँ, शुरुआत शुरुआत एकदम छोटे लेवल क्योंकि पे जो यह शुरुआत। छोटी छोटी चीजें होती है। जैसे मेरी दादी बोलती थी, ये रूम से वो रूम में जाना है ना, तो जो काम करना है हाथ में कुछ लेके तो वही टाइम पे लेके जाओ। उसके लिए वही बात बिजनेस में भी है, जो एक साथ साथ हो सकता है, जिसको हम बाय प्रोडक्ट भी बोलते हैं। जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें से और क्या क्या हो सकता है, वो करते समय और क्या क्या चीज हम कर सकते हैं। यानी मेरे जैसे बोला, मेरे हस्बैंड भी बिजनेस में ही थे। वो भी हमेशा बोलते थे, बिजनेस वाले को फिक्स टाइमिंग नहीं रहता है, 9 से 6 ऐसा नहीं है, 24 घंटा। 24 घंटा ने काम 8 घंटे, लेकिन बाद में वो मन में जो रहता है ना, सोच में, दिमाग में, वो हमेशा कान और आंख दोनों वो हिसाब से ही खुले रखेंगे, तो उसका उपयोग, उसका एप्लीकेशन कैसे करना वो अपने आप हो जाता है। और दूसरा एक बात बोलती हूँ, अपने जो औरतें होती है ना, ये मल्टीटास्किंग होती है। हाँ ये बात तो उनको ये शुरू से आदत है, वो कभी भी सिर्फ सब्जी बनाओ ऐसा नहीं करती। सब्जी बनाती है, वही टाइम पे वो कुकर लगाती है, वही टाइम पे उसकी रोटी सेकना भी चालू रहता है। ये मल्टीटास्किंग उसके अंदर से ही अंदर आता से ही है है। हर औरत अगर के वो लिए। अंदर से है तो क्यों ना हम उसका उपयोग अपने बिजनेस में करें। सही जरूरी ये है, बिजनेस कौन सा करना, क्या करना, उसके लिए अपने पास अभी तो बहुत सारे फैकल्टीज हैं, बहुत सारे लोगों की मदद हो सकती है। फंड्स के लिए स्टार्टअप का भी अपने पास ये है, फंड्स रेज कर सकते हैं। लेकिन ये जो मन में हमेशा जो भावना रहनी चाहिए कि मुझे ये करना है, और ये करते समय मैं हर एक छोटी छोटी चीज का भी उपयोग कर सकती हूँ। ये भावना पहले पैदा हो, बाद में सब कुछ हो जाता है। तो जब एकदम शुरुआती दौर में आपने शुरू किया, तब आप क्या करती थी? आपका कौन सा प्रोडक्ट था? जो मैंने बोला ना, लड्डू का, हाँ। वही मेरा पहला प्रोडक्ट था। अच्छा। लड्डू था। दूसरा एक खीर बनाते थे, पंचामृत खीर। वो टाइम ना मैं शुरू पे एक 6 महीना सर्विस किया था। वहां पे हमने वो वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए ही था। अच्छा। तो वहां पे एक लेक्चर देने के लेडीज आई थी। तो उसने औरतों को उनके तबीयत के हिसाब से क्या क्या जरूरी है, उसकी हम कैसे बना सकते हैं, उसका एक पूरा लेक्चर दिया था उसके ऊपर। तो जब भी मैंने बनाने का ये सोचा ना, कुछ अपना शुरू करने का है, लड्डू के साथ साथ एक लड्डू लेके हम नहीं कर सकते, एक ही प्रोडक्ट लेके काम नहीं हो सकता है। तो और दूसरा क्या करने का, तो ये भी एक दिमाग में था। जैसे मैंने पहले बोला कि मैं सोशल बैकग्राउंड से आई हूँ, एनजीओ में काम किया है। वो एनजीओ था पूरा आदिवासी एरिया में। तो यो जो औरतों को जो कठिनाई होती है, तो उसके लिए जो चीज की जरूरी है, तो वो पूरा से सुनने के बाद, लेक्चर सुनने के बाद मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना यहाँ पे सर्विस करने वाले महिलाओं के लिए ये खीर का मैं प्रोडक्शन करूं। तो आपका क्योंकि कहने का उसमें मतलब नाचनी सत्व है, अच्छा, खसखस है, राजगिरा है, जो जरूरी है सेहत के लिए जो अच्छी चीज है। लेकिन वो सब करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो वो काम मैं मेरे किचन में करूं, आपकी सेहत ठीक हो जाओगी। यानी इसको जो परस्पर सहकार्य बोलते हैं ना, जो मेरा भी काम हो गया, मेरा बिजनेस के लिए भी उसका काम है, और आपको आपकी सेहत, और आप उसके हिसाब से आपका काम और अच्छे ढंग से कर पाएगी। तो खीर ये आपका पहला प्रोडक्ट खीर था? ये पहला खीर और प्रोडक्ट था। लड्डू, खीर और ये लड्डू, चीजों खीर और से आपने लड्डू। शुरुआत फिर की। बाद में मैंने उपमा का चालू किया। तो उपमा का जैसे मैंने बोला था, पूरी तैयारी करके रखो, वैसा ही है। पूरी तैयारी करके रखी, उबलते हुए पानी में आप ये डालो, आपका उपमा तैयार हो जाएगा। तो उपमा करने के लिए 2 मिनट में उपमा, ये हम बोल सकते हैं, लेकिन ये रेडी टू ईट नहीं है, इंस्टेंट उपमा नहीं है। सही बात है। ये रेडी टू कुक उपमा है, क्योंकि पानी आपको उबालना है। ये फर्क है। तो ये जब 2 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, तब आप इसको कैसे बेचती थी? आप दुकान में रखती थी? पहले दुकान में ही रखती थी, और बाद में ना ग्राहक पेठ और ये जो चलता है, वहां पे जाने का, तो 2 प्रोडक्ट लेके ही वो टेबल पे बैठो तो वो नहीं होता है, एग्जीबिशंस में। तो इसके लिए फिर एक रवा का उपमा किया, तो एक लाइन मिल जाती है ना। तो स्नैक्स के और आइटम भी बनाए, तो वो स्नैक्स का आइटम लेके मैं टेबल पे
जब भी बैठती थी, एग्जीबिशन में भाग लेती थी, तो डायरेक्ट कांटेक्ट कस्टमर से होता था। वो फर्क पड़ता है। दुकान में रखो तो कस्टमर के अपने को फीडबैक नहीं मिलता है, कस्टमर का फीडबैक नहीं मिलता है। तो वो फीडबैक के लिए एग्जीबिशन बहुत उपयोगी रहती है। वहां पे भी जो फ्रेंड्स है कोई है तो आप ये नहीं बनाते हैं तो अपने दिमाग हाँ ये भी मैं बना सकती हूँ क्या, देखना चाहिए। तो ये अपना अभ्यास, जो प्रोडक्ट जो हम सिलेक्ट करते हैं ना, उसका अभ्यास करना भी जरूरी रहता है। लोगों को क्या चाहिए, डिमांड किसकी है, और क्या अच्छा लगता है। तो ये एग्जीबिशंस का बहुत फायदा हुआ। करीबन 2000 में जो मैंने चालू किया ना, तो उसके बाद में 2003 से ही मैंने एग्जीबिशन में बैठना चालू किया। पहले 2 साल तो मैं अपने पहचान में ऐसे इधर उधर ही जो रिलेटिव्स है उनको दे, उनका फीडबैक मिले। और दूसरा क्या होता है, ये जो एग्जीबिशन मैं अभी बताती हूँ, पहले एग्जीबिशन में जो मुझे इसमें जो पैसा मिला, रिस्पॉन्स मिला, उसमें जो मेरी कमाई हुई, उसमें से मैंने सीलिंग मशीन लिया। अच्छा, यानी जो फंडिंग का बात कर रही हो ना, तो फंडिंग तो शुरू तो मैंने मेरी बहन के पास से 1000 रुपया लिया, उसमें ये लाया, जो प्रोडक्ट बनाने का वो बनाया। लेकिन सीलिंग मशीन है, ये जो उसके लिए उसमें जो मिला उससे तो पहले सब तैयारी करके मैं बिजनेस में नहीं आई थी। तो धीमे धीमे, और ये ग्रेजुअली होता है ना, उसका ज्यादा ये रहता है। तो ये तो एग्जीबिशंस में आपको फीडबैक्स चलो मिल गए। अब ब्रांडिंग के लिए आपने धनश्री फूड्स ये नाम कैसे सोचा? वो एक्चुअली क्या हो गया, जब भी दुकान में रखने का है तो उसका कुछ ना कुछ नाम होना जरूरी है। नाम होना जरूरी है क्योंकि वो कुछ तो उसकी इंफॉर्मेशन कैसे बनाने का है, क्योंकि रेडी टू कुक था। लेके खाओ, चकली ले तो उसके कुछ लिखना ज्यादा वो टाइम जरूरी नहीं था। अच्छा, लेकिन ये जो है तो उसका प्रोसीजर देना चाहिए, फिर अपना नाम होना चाहिए। धनश्री नाम तो बोला ना, जैसे धन सबको लगता है, धन सबको चाहिए ही, इसके लिए धनश्री रखा, उसके पीछे कुछ ऐसी सोच नहीं थी। लेकिन ये जब भी मैं दुकान में प्रोडक्ट रखती थी तो मेरा सिंपल सा लेबल था। बाद में मुझे पता चल गया कि अपना पैक्ड फूड है, उसके लेबल पे अगर दुकान में रखना है तो आपका पूरी जानकारी उसमें आनी चाहिए। यानी आपका मैन्युफैक्चरिंग का एड्रेस चाहिए, एक्सपायरी डेट चाहिए, उसकी प्रोसीजर चाहिए, उस पर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है वो भी एक लाइन में लिखना पड़ता है। यानी जो ज्यादा जैसे असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं ना हम लोग, वैसे तो वो लिखना पड़ता है। जो लेबल के ऊपर क्या क्या होना चाहिए वो जानकारी मिल गई। बाद में गवर्नमेंट ने किया कि न्यूट्रिशन वैल्यू कंपलसरी किया। वो टाइम पहले मैं न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं डालती थी उसके ऊपर, और मेरे जैसे जो गृह उद्योग वाले हैं तो न्यूट्रिशन वैल्यू का जो चार्जेस है ना वो बहुत ज़्यादा थे। मेरे प्रोडक्ट तब तक बढ़ते 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 50 तक हो गए थे। अच्छा, क्योंकि एक जैसे उपमा लिया, स्नैक्स का एक उपमा लिया, तो फिर सांजा है, पोहा है, ये है, तो ऐसे 50 प्रोडक्ट हो गए। तो 50 प्रोडक्ट का न्यूट्रिशन वैल्यू निकालना, तो आपको ये कराना है किसी लैब से, न्यूट्रिशन वैल्यू निकालना पड़ता है, न्यूट्रिशन वैल्यू निकालना पड़ता है। अच्छा, तो वो न्यूट्रिशन वैल्यू का जो चार्जेस रहते हैं वो टाइम इतने सस्ते नहीं थे। तो उसमें भी अपना जो एक सहकार बोलते हैं ना, जैसे पूना के एक ग्रुप है, उन्होंने क्या किया, उनका एक सिंडिकेट बनाया। एक लैब वाले को कांटेक्ट किया कि हम लोग सब आपको दे देंगे, हमें न्यूट्रिशन वैल्यू निकाल के दो, दाम बराबर लगेंगे। तो वो मेरा जो पूना का जो हमारा जहाँ पे मैं दुकान में रखती थी, उनका फोन आया कि आपको निकालना है तो आप आपका सैंपल इधर भेज दो। यहाँ पे हम लोगों ने एक सिंडिकेट किया है, यानी हर एक सहकार तत्व के ऊपर कोई भी चीज हो सकती है। सही जब बात हम है। साथ में मिलते हैं ना तो एक हो सकता है। तो लेकिन अब तक हम बात कर रहे थे कि आप घर पे बना रही थी, आप एग्जीबिशंस में रख रही बाद में थी, दुकान में कुछ रखना चालू दुकानों कर में दिया। रखना चालू कर दिया। अभी अब धीमे धीमे इसको- मैं हाँ। धीमे धीमे मैं उसके ऊपर आती हूँ। हाँ। जैसे ये उसका क्वांटिटीज बढ़ गई। हाँ, जैसे शुरू में तो रवा सेकना है, एक 10 किलो एक हफ्ते के लिए काफी हो जाता था, तो 10 किलो रवा सेकना इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं था। लेकिन जैसे डिमांड बढ़ती गई, जैसे इन्वेंटरीज बढ़ती गई, तब जगह कम होने लगी कि घर से हम नहीं चला सकते। तो मैंने दूसरा एक मकान किराए पे लिया, वहां पे करते थे। लेकिन वहां पे भी जब भी जरूरत ऐसी पड़ी कि
हफ्ते में 50 किलो रवा सेकना चाहिए। अच्छा, और ये हाथ से सेकती पहले थी आप? हाथ से ही वही मैं बोलती थी, पहले हाथ से ही सेकती थी। अच्छा। और रहती थी रेसिडेंशियल कॉलोनी में ही। तो एक दिन आप दिवाली के टाइम रवा सेकने का जो स्मेल आता है, सुगंध, उसको आप सुगंध बोलते हैं। बेसन सेकते हैं, सिर्फ दिवाली के टाइम सेकते हैं, सुगंध होता है। लेकिन वो हर रोज आने लगेगा ना, तो हम इरिटेट हो जाते हैं। और दूसरा क्या, वो टाइम हम टाइम के हिसाब से 2 से 4 बंद रखो, वो भी नहीं कर सकते थे। तभी जरूरत पड़ी कि मशीनरी खरीदो। और मशीनरी खरीदना है तो तुम रेसिडेंशियल इसमें नहीं कर सकते। वो टाइम मुझे इंडस्ट्रियल एरिया में गाला किराया पे लेके वहां पे करना पड़ा। तो वैसे मेरा शिफ्टिंग ग्रेजुअली घर से बाहर, बाहर से और थोड़ा बड़ा ब्लॉक, और उसके बाद में इंडस्ट्रियल। तो ये जो पूरी ग्रोथ थी आपकी, हाँ, ये मेरे ख्याल से जैसे ही प्रोडक्ट्स बिकने लगे, उसमें से जो कुछ भी सेल्स की अमाउंट हाँ, आने लगी, उससे फिर एक चीज खरीदो, हाँ, फिर किराया भरो, बिल्कुल, फिर अभी इंडस्ट्रियल गाले में शिफ्ट हो। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि प्रोडक्ट्स जो आप बना रही थी, अब उपमा ले लीजिए, हाँ, या पोहा ले लीजिए, उसकी प्राइस जैसे आप स्केल बढ़ाती गई वैसे आपने बढ़ाई तो नहीं होगी, इतनी तो नहीं बढ़ाई होगी। मैंने एक बात बताती हूँ, उसमें भी अभी जैसे मैंने लेबलिंग के बारे में बोला ना, तो मैं दुकान में, दादर के एक दुकान में रखती थी। वहां पे एक, जब भी मैं दूसरे बार जब भी माल रखने के लिए गई, तभी वो दुकानदार ने मेरे को बोला कि यहाँ पे एक आए थे आदमी, उन्होंने आपको बुलाया है। अच्छा। कि आप उनको जाके मिलो। हाँ, तो वो मैसेज मेरे लिए उन्होंने जो रखा था, एड्रेस और ये दिया था, वो कौन थे मालूम है? रिलायंस पे। अच्छा। हाँ, तो वो सहकार भंडार करके था। सहकार भंडार में वो पूरे इंचार्ज थे। तो वो लोग नया क्या है उसके लिए जब भी घूमते थे, तभी उनको ये नया प्रोडक्ट, क्योंकि रेडी टू कुक, ये रेडी टू कुक बाजार में तब तक इतना प्रचलित नहीं हुआ था, क्योंकि रेडी टू ईट था, रेडी टू कुक नहीं था। दूसरा क्या है, रेडी टू कुक भी इडली पे था, साउथ इंडियन था, पंजाबी था, महाराष्ट्रियन प्रोडक्ट्स। हाँ। रेडी टू कुक ये फॉर्मेट में लाने वाली, अब मैं बोलती कि मैं पहली हूँ। अच्छा। क्योंकि शुरू मैंने किया है। और वो उनको अलग लगा, इसके लिए उन्होंने मुझे बुलाया। तो तभी रिलायंस का जो चेन था उसको सहकार भंडार बोलते थे। सहकार भंडार के दे, बाद में वो रिलायंस में मर्ज हो गए। और इसके कई शॉप्स सहकार भंडार के 9-10 थे वो टाइम। अच्छा। तो वहां पे जाने के बाद मुझे पता चला कि अगर अपना प्रोडक्ट कुछ इधर रखना है, मॉल में रखना है, तो आपको बैच नंबर लिखना चाहिए, आपको FSSAI नंबर लिखना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग लिखना चाहिए, एक्सपायरी डेट, और वो तो पहले भी था लेकिन एक्सपायरी, तो बैच नंबर। यहाँ पे मैंने क्या किया कि मैं डर नहीं गई कि बाप रे बैच कोड कौन बनाएगा, ये इतना सब झंझट, उनका पैसा आएगा कि नहीं मालूम नहीं है, देर लगेगी, तो वो थोड़ा रिस्क लेना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है। और वो मैंने लिया कि ये मेरा प्रोडक्ट उधर अगर खड़ा करना है तो उसके लिए जो जो चीज जरूरी है वो मैं करूंगी। तो आपने सीखी ये सारी चीजें? नहीं सीखी, बताने वाले थे, कंसल्टेंट भी थे। प्रोडक्शन के इस पे कंसल्टेंसी चाहिए, तो वो मेरी एक फ्रेंड थी, वो फूड टेक्नोलॉजिस्ट थी। तो उसके पास से मैंने, जब भी मुझे जरूरत पड़ती थी कि कुछ कठिनाई आती है, तो मैं उसके पास कंसल्ट करती थी। ब्रांडिंग के बारे में भी ऐसे पहचान वाले थे, कोई ये थे कि उन्होंने बताया, वो जो आए थे ना रिलायंस, विनय आद्य करके, उन्होंने ही हमें सब कुछ बताया कि इसमें ये जरूरी है, इसमें इतना कुछ ये नहीं है। हम लोग किसी के पास जाओ ना, तो जिनके पास इंफॉर्मेशन है वो अपने के लिए देने के लिए राजी होते, खुशी से देते हैं, क्योंकि हर एक को लगता है कि हाँ इसका बड़ा होना चाहिए, बिजनेस बड़ा होना चाहिए। तो जो मदद करने, जैसे मैंने बोला ना कि मदद सब लोग करते हैं, आप मदद मांगो, खड़ा रहो, आप मदद करने के लिए सब आएंगे। लेकिन शुरू से ही जो बोलते हैं ना कि जो खड़ा है उसको पकड़ के लेके जा सकते हैं, जो बैठा ही है उसको उठाना मुश्किल है। सही बात है। तो अभी अपने को जो मदद जिस चीज में चाहिए, अभी तो इतना सब ये बढ़ गया है ना, आपको ब्रांडिंग करना है, ब्रांडिंग के लिए कंसल्टेंट है, आपको ये करना है, डिजिटल मार्केटिंग करना है, डिजिटल के लिए भी है। ये सब लोग जो है उनको हायर करना, उनके पास से मदद लेना, और जो अपने पास नहीं है ना, वो चीज हम लोगों को अभी मिलती है बाहर। और वो
नॉट नेसेसरी हर टाइम पैसा ही खर्चा होना चाहिए। अपना गुडविल है उससे भी मिलती है, ऐसे संस्थाएं भी हैं। अभी तो प्रशिक्षण इसका भी बहुत सारे जगह पे है कि जो प्रशिक्षित करते हैं, और वो गवर्नमेंट की ओर से भी इसका प्रशिक्षण होता है। के भी काफी वही मैं बोल रही schemes है हूँ ना। कि गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट की ओर से भी प्रशिक्षण मिलता है। लेकिन हमें वो चीज तक पहुंचना जरूरी है। हमें जो मैंने बोला ना कि अभ्यास, बिजनेस का अभ्यास करने का, तो वो सब जरूरी है कि ये जो मेरी जरूरतें क्या है, वो मुझे कहाँ पे फुलफिल होगी, और उसके हिसाब से फिर आगे के कदम आगे लाइन लेने ऑफ एक्शन उससे हो सकती है। भारती जी, अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में। अगर किसी नए बिजनेस वुमन को बिल्कुल घर से ये बिजनेस शुरू करना है और समझो उसका एक प्रोडक्ट है उपमा, तो अब इस उपमा की प्राइस कैसे तय होती है, इसके बारे में जानना चाहेंगे। प्राइसिंग करते समय एक चीज ध्यान में रखनी पड़ती है कि हम लोग है ना बाकी सबका प्राइस ले लेते हैं, सबकी कॉस्ट ले लेते हैं, लेकिन खुद की जो मेहनत है, खुद जो हम लोग टाइम देते हैं, उसका कॉस्ट क्या लेना वो समझ में नहीं आता है। अभी तो कॉस्टिंग के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट भी है उसमें, लेकिन शुरू में हमें वो एक्सपर्ट के पास जाना, उनकी एक्सपर्टीज की फीस देना, वो भी इतना पॉसिबल नहीं रहता है। तो वो टाइम हम क्या कर सकते हैं कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट, अदर कॉस्ट, यानी अदर कॉस्ट में ये भी होता है कि ये काम करते समय मैंने मेरा घर का उपयोग किया है, उसका अगर किराए पे होता तो वो किराया कितना होगा। हाँ, फ्यूल का होता ही है। मेरे को जो इलेक्ट्रिसिटी जलती है वो पूरा महीने का इलेक्ट्रिक का, क्योंकि घर से ही करते हैं तो घर के इलेक्ट्रिसिटी में वह जाता है, लेकिन बिजनेस करते समय उसके वो टाइम पे कितना यूज हुआ उसका अंदाजा तो उसका एक अंदाज लगाना पड़ता है। थोड़ा वो अंदाज से ही होगा। यानी महीने का अगर अपने को इलेक्ट्रिसिटी का 500 आता होगा, लेकिन पूरा बिजनेस के लिए आप लोग 8 घंटा यूज करते हैं, तो थोड़ा तो उसमें कुछ कैलकुलेशन करके अंदाजा लगा के ही करना पड़ता है। लेकिन वो भी करना भूलना नहीं चाहिए, जरूरी है, करना जरूरी है, क्योंकि वो बिजनेस के लिए करते, तो वो अदर कॉस्ट में हो जाएगा। किराया भी, अगर किराए पे अपना घर है तो बिजनेस के किराए में वो, अगर हम किराए पे देते हैं अपना घर उतने टाइम के लिए, तो कितना किराया हमें देना पड़ेगा, तो वो भी लगाना चाहिए। अपना खुद का मेहनत का रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो जो बाजार में एक्चुअल होते हैं वही लेते हैं। उसके बाद में ट्रैवलिंग, इधर से उधर लेके जाने के लिए वो कॉस्ट भी लगाना जरूरी है। वो सब अदर कॉस्ट में आता है। तो वो अदर कॉस्ट कैसे सेव कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे ही प्रॉब्लम होता है। कॉस्ट अपना जो हायर होता है ना, वो अदर कॉस्ट के हिसाब से होता है। जैसे मैं मेरा एक बोलूँ तो उपमा बनाने के लिए रॉ मटेरियल, लोग मेरे को पूछते भी है कि रवा का तो 18 रुपए किलो पे रवा है, आपका उपमा का प्राइस इतना कैसा हो गया। तो मुझे बताना पड़ता है कि इसकी कंपैरिजन रवा के साथ नहीं करनी है। आप होटल में जो उपमा मंगवाएंगे वो उपमा का प्राइस क्या है और मेरे यहाँ की प्राइस क्या है, और उसमें तुम्हारा कितना सेव हो गया है, वो देखो। ये बताना पड़ता है अगर कोई बोलने के लिए आएंगे तो। लेकिन प्रॉफिट मार्जिन वो भी अपना खुद का जो जितना है उतना करना पड़ता है। अदर कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट और प्रॉफिट। तो वो रॉ मटेरियल का कॉस्ट लेते समय ही हमें थोड़ा एक प्लस साइड में देखना पड़ता है, क्योंकि सब्जी वाले जैसे हम लोग हर रोज कॉस्ट अपनी बदली नहीं कर सकते कि आज का भाव ये है। हम लोगों के पास वो दूध वाले जैसा घड़ियाल नहीं रहता है कि आज का भाव क्या है, आज सब्जी का भाव ये हो गया, मेरा भाव बढ़ गया। 1 साल तक तो तुम लोग चेंज नहीं कर सकते ना। जैसे सुपरमार्केट में जाओ, इधर भी जाओ, तो हर 2 महीने के बाद बोलेंगे हमारा भाव बढ़ गया, तो नहीं चलता है। तो वो रिस्क लेना पड़ता है। वो रिस्क कहाँ पे लेना, कितना लेना। तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट आज जो दाल का भाव है उससे थोड़ा हम ज्यादा पकड़ के रखेंगे तो वो रिस्क कवर हो जाता है उसमें। जो राइस होता है, राइस इन प्राइस, वो थोड़ा बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो 1 साल ही लेना पड़ता ही है उसका। मैं अब मेरा अनुभव बताती हूँ कि जो रिस्क कितना लेना पड़ता है। जैसे मेरा वो टाइम बिग बाजार में भी प्रोडक्ट्स चलता था, बिग बाजार में भी मैं रखती थी। तो वहाँ से मेरे को बहुत बड़ी लहसुन चटनी की ऑर्डर आई है।
लहसुन चटनी का ऑर्डर आई, लेकिन उस दिन वो टाइम लहसुन 300 रुपए केजी था। अच्छा। इतना भाव बढ़ गया था। हमेशा का और लहसुन का भाव हमेशा इतना कितना नहीं होता रहता है? है, इतना नहीं रहता है ना। तो मुझे समझ में वही नहीं आया कि ये इतना ऑर्डर, बड़ा ऑर्डर आ गया, उसका आनंद मानो या 300 रुपया लहसुन है तो मुझे वो, हम लॉस उसको हो नहीं गया। बोल सकते हैं कि ये इसका प्राइस बढ़ाओ। तो वो थोड़ा अपना नाम रखने के लिए भी थोड़ा कॉस्ट में हम फेरफार नहीं कर सकते, ये भी रिस्क होता है, ये भी कठिनाई आती है। लेकिन कॉस्टिंग करते समय थोड़ा सब चीज़ों का ध्यान रखें तो वो हो जाता है। और इसमें काफी चीजें, पैकेजिंग का भी कॉस्ट इसमें एक कॉस्ट ऐड होता होगा। वो बहुत सारी, बहुत है, पैकेजिंग कॉस्ट तो बहुत होती है, क्योंकि आजकल देखो ना तो पैकेजिंग का कॉस्ट ही ज़्यादा रहती है। अभी तो पैकेजिंग पूरी एक इंडस्ट्री है, मतलब पैकेजिंग इंडस्ट्री। मैं एक बार वो एग्जीबिशन देखने के लिए गई थी, तभी इतना सब अलग अलग सा पैकेजिंग का ये देखा ना। जैसे पहले तो हम लोग पीपी बैग में करते थे, क्योंकि ये सब है, अच्छा है, दिखने में अच्छा है, लेकिन वो कॉस्ट मैं बेयर कर सकती हूँ क्या? जब नया नया शुरू करते हैं ना तो इतनी कॉस्ट नहीं बेयर कर सकते। तो उसके लिए अपने लिए क्या है वो हमेशा ध्यान में रखना ही पड़ता है। पहले मैं पीपी बैग में रखती थी, एक पीपी बैग लेने का, उसको सील करो, मेरा लेबल डालो, ऊपर से दूसरी पीपी बैग, यही मेरा पैकेजिंग था। हाँ, उसमें फूड ग्रेड क्वालिटी का तो पीपी बैग लेते थे, लेकिन पीपी बैग से भी और जो 7 लेयर 3 लेयर ऐसा जो कोटिंग आता है, उसका अंदर से कोटिंग रहता है उसको, तो वो जरूरी है। बाद में फॉइल पैकेज, क्योंकि क्या हो गया, जैसे चिवड़ा मैं बनाती थी, वो चिवड़ा आप पीपी बैग में करो और वो रखो तो ट्यूबलाइट के लाइट में उसका कलर बाद में चेंज हो जाता है। अच्छा। हाँ, फेड हो जाता है, हमें वापस लेना पड़ता है। तो वो ध्यान देना जरूरी है कि अपने प्रोडक्ट के लिए कौन सा पैकेजिंग मटेरियल अच्छा जरूरी है, अच्छा है। फिर वो कॉस्ट तो अपने को बेयर करनी पड़ती ही है, लेकिन जो जरूरी है, जिसके लिए फाइल है, अभी उस पर एक पैकेजिंग में और एक ये है जिसको हम लोग ये करते हैं ना, वैक्यूम पैकेजिंग। तो मैं अभी वैक्यूम पैकेजिंग करती हूँ, क्योंकि उसका शेल्फ लाइफ बढ़ता है। पैकेजिंग के लिए ज्यादा कॉस्ट देना क्यों जरूरी है? अपना शेल्फ लाइफ बढ़ता है उससे। शेल्फ लाइफ नहीं होगा तो फिर कुछ मतलब ही नहीं है। तो पैकेजिंग का पूरा अभ्यास, वो दिखने में कैसा हो, अभी तो जार में भी है, अट्रैक्टिव है, वो सब बात अलग है, लेकिन अट्रैक्टिव और नेसेसिटी उसमें फर्क है। हमें दोनों उसका संतुलित करना जरूरी है कि वो अट्रैक्टिव भी लगना चाहिए और कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। सब पीपी बैग में होता है, लेकिन कोई कोई चीज वो हम जार में दे। स्टैंड पाउच बीच में आए थे, क्योंकि ऐसे पैकेज रखो दुकान में और स्टैंड पाउच रखो तो वो दिखने में अच्छा है। जैसे अभी ट्रैवल पैक है हमारा, ये जो ट्रैवल पैक है ये 1 टाइम यूज है। हाँ, 1 सर्विंग ही है। जैसे अभी आप विमान में जाओ, फ्लाइट में जाओ, तो वहाँ पे ये ज़्यादा जरूरी यूज होता है। लेकिन अभी ये मैंने चालू करने के बाद बाकी कस्टमर भी बोलते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा भी बोलता है यही लेके आओ ना, मैं खोल के खुद गर्म करके डालूंगा। इसमें सिर्फ गर्म पानी डाल। हाँ, इसमें सिर्फ ये मैंने इसका लाइन दिया है, वाटर लाइन दिया है। तो ये ऐसे इस पे सब इंस्ट्रक्शन अपनी ये पैकेजिंग के ऊपर होनी चाहिए। कैसा यूज करने का प्रोसीजर, कैसे यूज करने का है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, एक्सपायरी डेट क्या है, तुम्हारा लाइसेंस क्या है, मैन्युफैक्चरर का एड्रेस लिखना जरूरी है। तो ये सारी डिटेल्स पैकेजिंग की, न्यूट्रिशन वैल्यू जरूरी है। वो 1 टाइम खर्चा है, लेकिन ये सब पैकेजिंग के। और अभी एक नया रूल है कि स्टिकर नहीं चलेगा। 1 स्टिकर अलाउड है। एक ऊपर आप एक ही स्टिकर, तो ये स्टिकर है तो ये अलाउड है, लेकिन इसके ऊपर और दूसरा मैं स्टिकर लगाऊंगी ना तो वो नहीं चलने वाला है। अच्छा। क्योंकि उसमें छेड़छाड़ हो सकती है, किसी के भी पास मिसयूज हो सकता है। स्टिकर के ऊपर कोई भी अपना कीमत डालेगा, ऊपर स्टिकर लगाएगा, बेच देगा। शुरू में वो था, छोटा सा एक पैकेट है, उसके ऊपर स्टिकर लगा दिया, बेच दिया। वो रूल्स बदली होते हैं। तो हमें ये सब करते समय ये सब रूल्स का भी ध्यान देना पड़ता है। अब थोड़ा इसके ऊपर चलते हैं, ब्रांडिंग की बात करते हैं। आज धनश्री फूड्स जो लोग पहचानते हैं, उसके पीछे आपके प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, आपका पैकेजिंग भी हो सकता है, आपका एडवर्टाइजिंग भी हो सकता है, और
आप कौन से तरीके अपनाते हैं अपना ब्रांड ज्यादा से ज्यादा प्रचलित करने के लिए, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। उसमें पहला तो है माउथ पब्लिसिटी। हम्म। जितने अपने रिलेटिव्स हैं, जितने अपने ये हैं, वो सब माउथ पब्लिसिटी जो करते हैं ना, उससे ही ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है। जैसे मेरे यहाँ पे अभी, जहाँ पे मेरा यूनिट है, वहाँ पे लोग एक एक का नाम लेके थे। हाँ, जैसे वैसे ने मुझे भेजा है ना, यहाँ पे मिलता है। तो ये माउथ पब्लिसिटी, क्योंकि तुम जहाँ जहाँ पे बोलेगी वहाँ वहाँ से लोग इधर आएंगे। ये एक तरीका है पब्लिसिटी का। दूसरा है पैम्पलेट्स। जैसे मैं एग्जीबिशन में कभी भी खड़ी रहती हूँ ना, तो एग्जीबिशन में आने वाले लोगों के साथ पैम्पलेट, तो पैम्पलेट के ऊपर अपना पूरा जानकारी, पूरी उसकी ये है एड जो है वो पैम्पलेट के ऊपर। वो पैम्पलेट कभी कभी क्या करना पड़ता है कि वो पैम्पलेट्स बांटने के लिए भी ये करते हैं। जैसे हमारा अभी एक मार्केटिंग टीम है, वो हर एक स्टोर में जाके जरूरत हो तो वहां पे 2 घंटा खड़ी रहेगी, वहां पे सेल करेगी। वो जो दुकान में प्रोडक्ट है वही लेके सेल करेगी। मैं अलग सा प्रोडक्ट नहीं देती, वो सेल करेगी ना, तो वो उसके साथ साथ पैम्पलेट्स भी हम दे सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा ये हो गया है, चेंज हो गया है धीमे धीमे, कि पैम्पलेट्स भी देखते हैं और बाद में फेंक देते हैं। तो ये हमेशा लोगों के सामने रहने के लिए अभी जो नई टेक्नोलॉजी है सब, जैसा मीडिया ये है, तो अभी वो भी अभी अभी शुरू किया है। शुरू से मैंने इतना ये नहीं किया था, लेकिन अपना प्ले कार्ड्स बनाने का है सब जगह पे, किधर भी जाओ तो। और दूसरा एडवर्टाइज देना, जैसे ये है मैगजीन्स है, गणपति फेस्टिवल है, उनका मैगजीन है, तो उसमें ऐड देना, उससे भी थोड़ा एक मार्केटिंग का ये हो जाता है। एग्जीबिशंस या मेन है मार्केटिंग के लिए। शुरू शुरू में करना है तो ग्राहक पेट पे ये ले लेगा। और एग्जीबिशन में आप नंबर्स भी एक्सचेंज कर सकते हो, तो शायद किसी लेडी को अगर चाहिए हो तो वो आपको ऑर्डर दे सकती है। वहाँ पे दूसरा क्या होता है, ट्रेडिंग करने वाली लेडीज भी अपने को मिलती है कि मैं बनाती नहीं हूँ, लेकिन आपका प्रोडक्ट मैं बेचूं क्या। अच्छा, ये भी हो सकता है। ये मेरे बारे में हुआ है। अच्छा, एग्जीबिशन में ही वो लेडी आई थी कि मेरा दुकान है यहाँ पे नहीं है, लेकिन वहां पे आप भेजोगे क्या। अच्छा, तो आपका नेटवर्क बढ़ जाता है। वो एग्जीबिशन पे बहुत बढ़ता है। भारती जी, अब ऑर्डर्स तो आ गए, हमने कई तरीके से मार्केटिंग कर लिया, ऑर्डर्स आ गए। अब सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, उन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए जो डेली फैक्ट्री में ऑपरेशंस होते हैं, मतलब रॉ मटेरियल खरीदने से लेकर पूरा फिनिश प्रोडक्ट डिस्पैच करने तक, उस पूरी यात्रा के बारे में हमें कुछ बताइए। अच्छा भैया, शुरुआत तुमने ही करके दिया कि रॉ मटेरियल की खरीदी। तो रॉ मटेरियल की खरीदी जब करते हैं वो टाइम में हमें को बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से ब्रांड जो जो चीज अपने को कायमी स्वरूप में मिलेगी। जैसे घी का एक ब्रांड है, तो वो ब्रांड अगर बाद में नहीं चलने वाला हो तो वो नहीं चलेगा, क्योंकि अपने प्रोडक्ट की टेस्ट वो ब्रांड के ऊपर भी निर्भरित है। तो जो एक लेते हैं वो कंटिन्यूएशन में वो मिलना चाहिए। उसमें चेंजेस हो गए तो अपना भी प्रोडक्ट असर करता है, टेस्ट चेंज हो जाए, टेस्ट चेंज हो जाती है, कलर चेंज होता है। जैसे हल्दी है, हाँ, लाल मिर्च है, मिर्च पाउडर है, उसका कलर अलग अलग हो जाता है, तो भी प्रोडक्ट का कलर बदलता है। तो सेम ब्रांड का कंटिन्यूएशन में जहां से मिलेगा वहां से ही खरीदना अच्छा रहता है। कॉस्ट इफेक्टिव तो वो देखना ही पड़ेगा कि कहाँ पे सस्ता मिलता है, वो तो हम लोगों को आदत है ही। अगर हम लोग सीधे इससे ही मंगवाएंगे होलसेल में या फैक्ट्री में, तो भी फर्क पड़ता है। तो उसके लिए एक अलग आदमी को जरूरत पड़ती है। शुरू में अपने पास नहीं होता है तो फिर हम लोगों को ये करना पड़ता है। तो परचेस मैनेजर, लेकिन ये परचेस मैनेजर ये पोस्ट बड़ी है, लेकिन शुरुआत में अपने को परचेस के लिए दूसरा किसी का अपॉइंट करना नहीं होता है। तो जैसे हम अपने घर की खरीदारी करते हैं वैसे ही करना पड़ता है। लेकिन ध्यान में ये रखना है कि ये खाने वाले सिर्फ अपने घर के लोग नहीं है, बाहर के लोग खाने वाले हैं। तो जो अपना प्रोडक्ट है उसका वो खरीद। रॉ मटेरियल आ गया, समझो वो सब ये करके रॉ मटेरियल आ गया, उसके बाद में उसकी टेस्टिंग, रॉ मटेरियल टेस्टिंग ये भी एक ये रहता है। उसमें सेंसरी टेस्टिंग भी रहता है, टेस्ट कुछ केमिकल टेस्ट भी रहती है कभी कभी। अच्छा, जरूरत पड़े तो। अच्छा, हाँ,
सेंसरी टेस्ट में तो हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं कलर बराबर है नहीं है, वो तो हाथ में लेते ही पता चलता है। जैसे रवा ये जाड़ा है, बदली करो, ये अच्छा नहीं है, ये करो। कभी कभी ये होता है कि वो फैक्ट्री लैब में से भी टेस्टिंग करवा के लाना पड़ता है, अगर कुछ प्रॉब्लम आया तो, कि वो प्रोडक्ट में ही कुछ प्रॉब्लम था, इसके लिए रॉ मटेरियल में प्रोडक्ट था प्रॉब्लम था, इसके लिए अपना खराब हो गया। कि तो ये डेली बेसिस पे ये चीजें करनी पड़ती है। डेली बेसिस पे वो अभी आदत हो जाती है। जैसे हम घर का अपना सामान खरीदते हैं, वो टाइम देखते कि हाँ ये बराबर नहीं है, ये बदली करो, वो आदत हो जाती है। फिर भी वो सब करवाने के लिए, उसके ऊपर ध्यान रखने के लिए एक को बोलना पड़ता है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो आने के बाद उसको स्क्रीन करना, ये करना, वो सब करना ही पड़ता है। क्योंकि वो छानना, वो तो करना ही है। कोई कोई चीज सेक के रखना पड़ता है, तो भी उसमें ये नहीं होता है। जैसे रवा है, सेक के रखो तो ही वो चलता है ज्यादा देर तक, ज्यादा देर। वो सब जो है ना, वो देखने के लिए जो प्रोडक्शन की टीम रहती है, उसमें से एक की जिम्मेदारी वो रहती है। जैसे वो भी है कि ढेर सारा सामान मंगवा के रखो और वो यूज में ही नहीं आएगा, तो वो प्रॉब्लम हो जाता है। तीसरी तो वो जैसे ऑर्डर आती है उसके हिसाब से अपने को अंदाजा लगाना पड़ता है कि कितना ये करने का है। थोड़ा आइन टाइम पे ऑर्डर आई लेकिन अभी मंगवाओ बाद में लाओ तो देर हो जाती है, तो वो अंदाजा अपने को बराबर आना चाहिए। कि तो इन्वेंट्री इतनी होनी चाहिए कि ज्यादा भी ना हो, उसका ज्यादा भी ना हो और एकदम वो करना पड़ता है। दूसरा चीज क्या है कि वो रॉ मटेरियल आ गया, ये सब हो गया, स्क्रीनिंग हो गया, बाद में उसको रखने का किसमें, कौन से डिब्बे, क्योंकि वो यूटेंसिल्स, वो जो डब्बे हैं वो बराबर नहीं होंगे, एयरटाइट नहीं रहेंगे, तो भी प्रॉब्लम हो जाता है। यानी ये स्टाफ को ट्रेन करना पड़ता है कि ढक्कन बराबर लगा है कि नहीं, ये बराबर हुआ है कि नहीं। तीसरी बात रहती है लेबलिंग। जैसे शक्कर है, मीठी बुरा शक्कर है और ये है नमक है, दूसरा कुछ आटा है, वो साथ में रखो, समझ तो में नहीं आता है ना, समझ में नहीं आता है। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। अगर कोई भी फूड प्रोडक्ट पैकेज करके बेचना हो तो उसके साथ कई गवर्नमेंट रेगुलेशंस आते हैं। आपने ब्रीफली बात की जीएसटी के बारे में या फिर एफएसएसएआई के बारे में, तो हमें ये बताइए कि ऐसे कितने सर्टिफिकेशंस है जो लेने पड़ते हैं, जो ज़रूरी होते हैं, और उसको कैसे करना होता है? सर्टिफिकेट बनेंगे तो फिर ज़्यादा सर्टिफिकेट्स का ही नहीं है। एक तो शॉप एक्ट का लगता था, अभी वो भी इतना ही नहीं है, गुमास्ता लाइसेंस है। जीएसटी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जीएसटी के लिए ना कंसल्टेंट भी रहते हैं। जीएसटी एक तो रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना जीएसटी नंबर लेना पड़ता है। वो जीएसटी नंबर लेने में भी अपना कौन से इसमें जाता है, वो कंसल्टेंट को ही पूछना पड़ता है, क्योंकि वो उसका कॉम्पोजिट नंबर है, स्पेशल ये है, तो वो थोड़ा उनका जो रूल्स है वो देख के। एफएसएसआई लाइसेंस लेना पड़ता है। फूड का यह है तो एफएसएसआई लाइसेंस, और एफएसएसआई लाइसेंस के बहुत सारे रूल्स हैं। एफएसएसआई लाइसेंस में अपने को वो फॉर्म भरते समय ही उनको अपना पूरा लेआउट देना पड़ता है, फैक्ट्री का लेआउट देते समय कहाँ से एंट्री होगी, कहाँ से जाएगी, कहाँ से माल जाएगा, वो पूरा उनको लेआउट एफएसएसआई लाइसेंस के टाइम लगता है। वो टाइम उनको पानी का सर्टिफिकेशन लगता है, लैब टेस्टिंग रिपोर्ट पानी का, वो बीच में आके भी करते हैं। एफएसएसआई वाले इंस्पेक्शन के लिए भी आते हैं। अच्छा, कि वैसा वैसा चल रहा है कि नहीं। वो जो अभी आपने बोला ना कि वो इस स्टाफ को ग्लोव्स, ये वो भी उनके रूल्स में है। अच्छा, वो सब भी प्रैक्टिस है कि नहीं, ग्लोव्स पहनते हैं कि नहीं, कैप पहनते हैं कि नहीं, वो सब एफएसएसआई के लाइसेंस बहुत है, लाइसेंस के रूल्स बहुत है। तो वो एफएसएसआई लाइसेंस के रूल्स कोई जानकार आदमी से समझा के लेना, वही ज्यादा ये है। अभी क्या है, शुरू में जैसे एकदम नया शुरुआत करते हुए तो एफएसएसआई नंबर तुरंत लेते हैं ऐसा नहीं है, वो इसके लिए वो कॉम्पोजिट नंबर रहता है। वो कॉम्पोजिट नंबर के इसमें तो थोड़ा उनका रूल्स भी अलग है, वो कंसल्टेंट के पास जाके ही ये एफएसएसआई का लाइसेंस, लेकिन वो जरूरी है, कुछ भी बेचो एफएसएसआई लाइसेंस जरूरी है, उसके सिवाय नहीं होता है। तो सबसे पहला एफएसएसआई लाइसेंस, जीएसटी नंबर, वो जीएसटी नंबर में कॉम्पोजिट और ये रहता है। तो उसके हिसाब से टैक्सेशन डिसाइड होता है। अभी तो मोदी जी ने 5%, बहुत सारी चीजों पर 5% किया है। इससे दूसरी एक बात क्या है इसमें, अपना डॉक्यूमेंटेशन, यानी एक D1 रिपोर्ट देना पड़ता है।
वो जो FSSAI लाइसेंस के टाइम पे उनको पूरा जो अभी हम लोग प्रोडक्ट कर रहे हैं उसकी पूरा डिटेल, उसका प्रोसीजर तक देना पड़ता है, कौन से इंग्रेडिएंट्स है वो उनको बताना पड़ता है। उसके हिसाब से आपका ग्रुप हो जाता है। अगर कोई भी ग्रुप में आप ये फ्रूट्स यूज कर रहे हो, पल्प यूज कर रहे हो, कलर्स यूज कर रहे हो, तो उसका ये अलग रहता है। तो उसका अलग अलग ये है। तो वो ये अच्छा है कि उनके पास ही जाओ, उनके पास से पूरा समझा के लेके आओ। वो ऐसे में मैं भी वहां पे जाके ही पूछ के आई, वो उन्होंने जैसे बताया वैसे कर दिया। तो इस चीज का ये क्यों करना पड़ता है? क्या? ये जो फॉर्म के बारे में बताया आपने, हाँ, D1 फॉर्म। D1 फॉर्म वो पूरा अपना जो हम लोग लाते हैं ना चीज, वो उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन उनको बताना पड़ता है। सेल कितना हुआ, ये कितना, सब पूरा D1 फॉर्म में सब देना पड़ता है। उसका टैक्स नहीं रहता है, लेकिन उनके पास वो जानकारी देनी पड़ती है। अच्छा, तो ये सिर्फ उनके रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड के जाता है। लिए, इसीलिए आपने को रिकॉर्ड रखना पड़ता है। अपने को रिकॉर्ड रखना पड़ता है। उसमें पूरा डिटेल्स आता है। ये जो गवर्नमेंट का ये जो है ना, FSSAI, GST और D1, वो ऑफिस में जाके ही आप समझा के ले तो ही अच्छा है। क्योंकि उनका अलग अलग रूल्स चेंज भी होते हैं। जैसे शुरू में स्टिकर का रूल नहीं था, अभी उन्होंने किया कि स्टिकर नहीं चलेगा, 1 स्टिकर अलाउड। वो रूल्स भी गवर्नमेंट के चेंज होते रहते। GST तो हर टाइम चेंज होता ही है। पहले तो वैट था, वो टाइम भी आज 5% है, कल 18% हो गया, 18 का वो अलग अलग ये रहता है। इसके लिए गवर्नमेंट के रूल्स वो टाइम पे समझा के लेना वही जरूरी है। तो किसी भी औरत को जो नया नया बिजनेस स्टार्ट करती है और जिसको एक कोई भी बेसिक प्रोडक्ट शॉप में रखना हो, तो उसके लिए भी ये 2-3 चीजें बहुत जरूरी है। हाँ, वो जानकारी देगी तो ज्यादा, क्योंकि आज वो एक प्रोडक्ट से कर रही है। हाँ, आगे चल के तो 1-2 साल में उसका बढ़ जाएगा। हाँ, तब वो कहाँ पे दौड़ेगी? तो ये जो जानकारी है, फूड लाइसेंस तो जरूरी है ही। तो फूड लाइसेंस के लिए जो जो चीज जरूरी है वो करके रखो। इसके लिए बोलते हैं ना कि थोड़ी दूरदृष्टि भी रखना पड़ता है। जैसे थोड़ा लॉन्ग टर्म विचार करो, क्योंकि हम लोग आज छोटा कर रहे हैं, लेकिन कल तो बड़ा होने वाला है, बड़ा करना है। तो फिर ये शुरुआत से ही अगर हम लोग ये करेंगे तो बाद में तकलीफ नहीं होगी। और ये सारी चीजें पैकेजिंग पे मेंशन होती है, FSSAI नंबर। हाँ, और ये सारी FSSAI नंबर मेंशन होता है। अच्छा, GST नंबर वो तो इसको ही जाता है। हाँ, GST यहाँ पे करते हैं, जो माल खरीदते हैं उसको GST का ही हम लोग ये बिल लेते हैं। हाँ, हाँ, तो वो अपना बिल भी GST का ही रहता है। अपने प्रोडक्ट के ऊपर कितना GST है, तो वो सब कैलकुलेट करके कॉस्टिंग करना पड़ता है। तो जैसे अगर ऑर्डर आती है तो सबसे पहले आपको पता चला कि 10 लोगों ने आज ऑर्डर प्लेस की है, तो सबसे पहले क्या काम होता है? जैसे 1 महीने का हम लोग अंदाज से करते कि गए महीने में कितना था, उससे थोड़ा और ज्यादा बना के रखने का। अच्छा, तो वो हफ्ते में कितना, वो हफ्ते वो ऑन टाइम ये रहता है। जैसे आज 10 लोगों का आया, लेकिन 15 लोगों की तैयारी तो रखना पड़ेगा। इन टाइम पे हम लोग नहीं भागम भाग कर सकते हैं ना। तो वो हो जाता है। तो वो करते करते ही अपने को अंदाजा आता है कि कितना है। जैसे हम घर चलाते हैं ना, वैसे ही उस पे है। लेकिन सिर्फ इतना ही देखने का कि जो प्रोडक्ट लाया, जो रॉ मटेरियल लाया है, वो कुछ वेस्ट नहीं हो रहा है, वो खराब नहीं हो रहा है। और हर रोज रॉ मटेरियल की क्वांटिटी चेक करनी पड़ती है। हाँ, कि कुछ कम है, तो मंगा के रखना पड़ेगा। स्टॉक चेकिंग तो हफ्ते में एक बार तो करना ही पड़ता है। हाँ, यानी रॉ मटेरियल स्टॉक चेकिंग। बाकी का स्टॉक चेकिंग तो रोज का होता ही है। अब बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग की। इतने सालों से आप बिजनेस कर रही है और अभी एक ऐसा ट्रांजिशन आया है जहाँ पे सब कुछ डिजिटल हो रहा है। लोगों को इतना भी वक्त नहीं है कि वो दुकान में जाए और कुछ सामान खरीदे। आजकल सारे ऑर्डर्स स्विगी या ब्लिंकिट या जोमेटो पे हो रहे हैं, अमेजोन पे हो रहे हैं। तो ये ट्रांजिशन आपके बिजनेस ने कैसे देखा? इसके बारे में मैं बताऊँ तो एक्चुअली स्पीकिंग, मैं डिजिटल मार्केटिंग जब भी मेरी दोनों बेटियां इसमें शामिल हो गई, उसके बाद में चालू हो गया। तब तक हमारा ऑफलाइन मार्केटिंग ही चलता था, रिटेल मार्केटिंग चलता था। लेकिन डिजिटल ये जो है वो ऑनलाइन मार्केटिंग, वो दोनों आने के बाद ही हुआ। क्योंकि मैं इतनी टेक्नो सेवी नहीं हूँ। सीख लिया मैंने कि कंप्यूटर कैसे चलाने का। शुरू में मुझे कंप्यूटर का कुछ भी मालूम नहीं था। आज मैं मेल कर सकती हूँ, वो सब होता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग का जो ये है वो दोनों बेटियां आने के बाद ही हुआ। और उन्होंने ही चालू किया। वो टाइम हमारा साइट्स थे, वेबसाइट भी चालू किया। फिर वेबसाइट के ऊपर से भी ऑर्डर आती हैं।
लेकिन उसका जो बैक ऑफिस संभालने के लिए भी एक को अभी अपॉइंट किया है कि कौन सी ऑर्डर आती है, वो कहाँ पे जाना है, उनका पेमेंट आया कि नहीं आया, वो सब रिकॉर्ड उसने देखने का, वो थोड़ा एक अलग को ये करना पड़ता है। लेकिन तो इसमें भी काफी प्लेटफॉर्म्स है, जैसे आपने वेबसाइट हाँ, बोला, वैसे ही एक फेसबुक भी है, फेसबुक भी है, व्हाट्सएप हाँ। भी है। तो तो फेसबुक और ये है ना, ये एडवर्टाइज के लिए हाँ काफी उपयोगी रहते हैं। हाँ लेकिन ये जो पहले मैंने बोला ना, वेबसाइट, और ये वेबसाइट के ऊपर से हम लोग ऑर्डर भी कर सकते हैं ना। हाँ तो उनका पेमेंट आया कि नहीं आया, लोगों का जो कॉन्वर्सेशन के लिए भी वेबसाइट का उपयोग रहता है। तो मैंने देखा और वेबसाइट पे आपका एक नंबर हाँ, है जिस पे हम व्हाट्सएप व्हाट्सएप से कनेक्टेड है, हाँ, और वहां हम ऑर्डर बराबर प्लेस कर बराबर। सकते हैं। अच्छा, तो व्हाट्सएप आपका एक मेजर मीडियम है व्हाट्सएप भी है, जिससे आपको ऑर्डर्स आते होंगे हाँ, ऑनलाइन। तो इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी आते हैं? आते हैं ना, इंटरनेशनल भी आते हैं। तो आप इंटरनेशनली भी शिप कर सकते हो हाँ अपने हाँ हाँ, प्रोडक्ट्स? पर्सनली मैं करती हूँ, पर्सनल ऑर्डर है तो, क्योंकि मेरा है ना वहाँ पे कोई ऐसा स्टोर नहीं है कि जहाँ पे मेरा माल मैं रखती हूँ। हाँ। लाइसेंस ले लिया है, लेकिन उनका जो कंटेनर है, ये है, उतना सब करने जितना ये नहीं रहता है। और दूसरा मैंने सोचा कि पहले मेरा तो शेल्फ लाइफ का ये था, वहाँ पे आने जाने में ही अगर 3 महीना लगता है तो वो प्रोडक्ट खराब भी हो हाँ, तो उस पे कि फिर प्रिजर्वेटिव यूज करो। मेरे इसमें मैं प्रिजर्वेटिव यूज नहीं करती। अच्छा, प्रिजर्वेटिव नहीं, विदाउट प्रिजर्वेटिव है शुरू से। तो कैसे, ये कैसे आप 2000 में वो करती है? पैकेजिंग, अच्छा। एयर टाइट पैकेजिंग, पैकेजिंग का क्वालिटी उसके ऊपर है। तो अच्छा पैकेजिंग यूज करेंगे तो तो प्रिजर्वेटिव्स कम लगते हैं। हाँ, प्रिजर्वेटिव ये जो ये कुछ जो चलते हैं, लेकिन मैं वो यूज नहीं करती हूँ। तो मेरे इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, लेकिन पैकेजिंग अच्छा हो तो। फिर भी मैंने शेल्फ लाइफ कितना दिया है, 6 महीने का, उसमें से 3 महीना उसमें से गया ट्रैवलिंग में ही, तो नहीं चलता है। और बाय एयर वो मुझे परवड़ेगा नहीं। आपको आपके साथ में लेके जाना है, लेके जाओ, नो प्रॉब्लम। यानी ऐसे लोग लेके गए हैं, बहुत सारे आते हैं, लेकिन मैं वो एक्सपोर्ट नहीं करती। दिवाली के टाइम पे हमारा जाता है। अच्छा। दिवाली के टाइम पे भी गिफ्ट हैम्पर है, वो मंगवाते हैं, वो भी जाता है। और वहाँ पर एक एक्सपोर्टर है, वो हमारे यहाँ से बल्क क्वांटिटी में दिवाली का चिवड़ा, लड्डू, ये वो सब लेके जाता है। अच्छा, वो है। तो आपने ऐसे देख रखे हैं कुछ एक्सपोर्टर्स हाँ, की जिनको आप वो अभी दे उनका सकते मालूम भी है। वो रेडी टू कुक भी कभी कभी लेके जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। पहले हमारा सिंगापुर में भी जाता था, यहाँ पे भी आता है वे, लेकिन उसका इतना बड़ा ये नहीं किया है। हाँ हाँ। तो लेकिन आपके अभी ऑर्डर्स ज्यादातर महाराष्ट्र के होते हैं, अभी तो मुंबई के होते महाराष्ट्र हैं? में महाराष्ट्रियन ही ज्यादा है, अच्छा। क्योंकि मेरे प्रोडक्ट्स की लिस्ट में भी ज्यादा करके महाराष्ट्रियन प्रोडक्ट्स है। अभी अभी लोगों को, नॉन महाराष्ट्रियन लोग भी इसको यूज करने लगे हैं। जैसे साबूदाना खिचड़ी है, वो उनको बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट करने का ये है, तो फर्क पड़ता है। तो अभी हम स्नैक्स आइटम्स ही आपके पास अभी है, या राइस आइटम भी है। अच्छा। 5-6 तरह के राइस है। अच्छा। राइस आइटम है, करी आइटम है, और ग्रेवी मिक्सेस है। तो मतलब लोग खाना भी बना सकते हैं, खाना बना सकते हैं, रोटी नहीं, चीजें लेके सिर्फ रोटी नहीं। अच्छा। तो डिजिटल में आप फेसबुक पे क्या करती हैं? वो रील्स और यही डालती है, उतना ही फेसबुक से ज्यादा मतलब नहीं है। ऑर्गेनिक ही है? हाँ, हाँ। पेड एड्स पेड वगैरह? एड्स नहीं, वो नहीं परवड़ता है। अच्छा, तो जितना चल रहा है मार्केटिंग सारा नेटवर्क ऑर्गेनिक चल हाँ, रहा हाँ, है, हाँ, और ऑर्डर्स के लिए वेबसाइट चल रहा है। हाँ। और अभी जैसे फूड इंडस्ट्री 2000 से लेके अब तक काफी ग्रो कर गई है। हम लोग देखते हैं कई सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो रेडी टू ईट चीजें भी बेच रहे हैं, कुछ फ्रोजन आइटम्स बेच रहे हैं, तो बहुत कुछ डिहाइड्रेट करके भी बेच रहे हैं। तो बहुत से नए नए टेक्निक्स आए हैं। तो आई एम श्योर ये भी आपके लिए हर वक्त नई नई चुनौती होगी। कंपटीशन है, कंपटीशन भी है, और वो नेचुरल है। मैंने शुरू करके अभी 20 साल हो गए, तो 20 साल लोग वही के वही नहीं खाएंगे ना। मुझे भी उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हर टाइम वही चीज दो तो वो नहीं चलेगा। तो उसमें थोड़ा अपने को चेंज करना पड़ता है। कोई कोई अभी ये प्रोडक्ट्स नहीं चलता है तो वो जाने दो, जो चलता है उसको ज्यादा है करेंगे, ये करके भी। और दूसरा अलग सा सोच भी करना पड़ता है, क्योंकि अभी जैसे आपने को जाना कि फ्रीज ड्राइड, तो फ्रीज ड्राइड का ये अलग है, वो तो हम लोग कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसका पूरा टेक्नोलॉजी ही अलग है। अच्छा। उसकी टेक्नोलॉजी ही अलग है। डिहाइड्रेटेड का टेक्नोलॉजी अलग है।
तो वो इस पे एक फील्ड पे हम लोग ये नहीं करते। जैसे डिहाइड्रेटेड ओनियन में यूज करती हूँ, लेकिन डिहाइड्रेशन का मेरा मशीन नहीं है। तो इसमें ये भी देखना जरूरी है कि न्यूट्रिशन रिटेन कौन से मेथड में सबसे ज्यादा होता है। न्यूट्रिशन रिटेन का है वो तो देखना पड़ता ही है, लेकिन वो सब चीज भी अभी मिलती है बाजार में। अभी डिहाइड्रेटेड भी अच्छा मिलता है, फ्रीज ड्राइड भी मिलता है। इनमें सिर्फ सब्जी भी आपको डिहाइड्रेटेड भी मिलेगी, फ्रीज ड्राइड भी मिलेगी। फ्रीज ड्राई, स्प्रे ड्राई और ये डिहाइड्रेटेड, इसमें फर्क है। और ये कोल्ड ये बोलते हैं ना, जैसे फ्रोजन फूड, वो फ्रोजन फूड अलग है। ये सब टेक्नोलॉजी अभी है। तो अब जो इसमें हमने जो जैसे पहले मैंने बोला ना कि हमें जिसमें रुचि है, हमें जिसमें गति है, उसमें ही हम लोग जाएंगे। भारती जी, इतने सालों से आप महाराष्ट्रियन फूड्स के लिए रेडी टू ईट ऑप्शंस बनाने में जुटी हुई है। आपकी जर्नी में आई एम श्योर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने भी ये चीजें ट्राई की, मे बी कुछ आपके प्रोडक्ट्स कॉपी किए होंगे या आपकी प्रोसीजर कॉपी की होगी। तो इस चीज को आप कैसे देखती है और इसको मिटाने के लिए आपने क्या किया? प्रोडक्शन कॉपी तो होएगा ही। जैसे मैंने बताया ना कि हर कोई लेडीज वो बनाती है, जैसे महाराष्ट्र में बनाते थालीपीठ, भाजणी, हर कोई भाजणी बनाता है। मेरी अलग क्यों, मेरा अलग क्या, ये एक होता है ना। वो उसको कॉम्पीट करने के लिए अगर अपने में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा प्रोडक्ट के डिजाइन में भी, तो भी वो करना जरूरी है। दूसरा एक यह है कि जैसे बोलते हैं ना हम सब्जी वाली, एक के पास भी भिंडी है, दूसरे के पास भी भिंडी है, जिसके नसीब में हो जो वो उधर ही जाएगा। वो भी थोड़ा सा एक है, क्योंकि क्या है इसमें, उसकी लाइन मिटाने के लिए मैं मेरी एनर्जी नहीं वेस्ट करूंगी, उससे बड़ी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूंगी। तो ये बड़ी लाइन आपने कैसे ड्रॉ की? सबके सहयोग से, सबके सहयोग से ही किया, तो ये वो हो सकती है। और अपना जो निर्धार रहता है ना कि नहीं ये मुझे, और किसी का अपने को पर ज्यादा इफेक्ट नहीं होने देने का। तो आपकी क्वालिटी प्रोडक्ट की जो है वो सालों साल तक सेम हम है। लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें अगर अपने को ही कॉन्फिडेंस नहीं है तो हम दूसरों को क्या बताएं। तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ अपना प्रोडक्ट होना चाहिए। उसके लिए जो जरूरी है वो करो, जितना अभ्यास जरूरी है उतना करो, जितना। दूसरा क्या है, कॉम्पिटिटर्स के टेस्ट भी करना चाहिए। हाँ, जैसे एक ही प्रोडक्ट अलग अलग है तो सबका टेस्ट करके अपने में क्या कमी है, अपने में क्या ये है, कमी होती है ऐसा भी नहीं है, अलग होता है, अलग होता है। तो प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, जो प्रोडक्ट का जो ये करना है ना, वो हमेशा उसका ये करना जरूरी है। तो कंपटीशन को ज्यादा उस पे ध्यान ना देते हुए अपने प्रोडक्शन और फिर अपना सोच बदलो। सोच बदलो, अगर किसी का कुछ अच्छा है तो उसे हमें लेना भी आना चाहिए, वो लेना आना चाहिए। और नहीं तो और दूसरा प्रोडक्ट कुछ नया निकालो कि जिसके लिए लोग तुम्हारे पास आएंगे। हाँ, हमने आपसे बहुत सारी बातचीत की, पूरी प्रोसेस के बारे में, शुरुआत से लेकर 30 साल की जर्नी हमने डिस्कस की। आज हमारे पास जो महिलाएं हैं जिन्हें अपना बिजनेस चालू करना है और अगर उन्हें फूड इंडस्ट्री में इंटरेस्ट हो, तो ऐसी कौन सी बेसिक 3-4 चीजें हैं जो उन्हें करनी ही है अगर उन्हें इसमें आना है? तो नंबर एक, पूरा कॉन्फिडेंस, पूरा अपने ऊपर आत्मविश्वास। अपने ऊपर विश्वास नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। नो कॉम्प्रोमाइज इन हार्ड वर्किंग, और एक्सेप्टेंस ऑफ बदलाव। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, जैसा कहते हैं। उसको एक्सेप्ट करना सीखो। वो चेंज फिजिकल भी हो सकता है, मेंटल भी हो सकता है, और एनवायरमेंटल भी हो सकता है। वो बदलाव का एक्सेप्टेंस जरूरी है। और दूसरा मैनेजमेंट, जो अपने पास टाइम है, जो अपने पास फंड्स है, जो अपने काबिलियत है, उसको पूरा मैनेज करो, उसका पूरा यूज करो, उसका पूरा उपयोग करो। भारती जी, हमने ये भी सुना है कि जब आप बिजनेस में बिजी नहीं होती है तो आप कविताएं बनाती है। तो आप खाली कभी नहीं बैठती, ये मैंने सुना है। तो ऐसा हमें कुछ सुनाइए आज कि जो आपके बिजनेस से या धनश्री फूड्स
से रिलेटेड हो या हमारी महिलाओं को आपको कुछ चंद पंक्तियां बतानी हो? बिजनेस के रिलेटेड नहीं है, लेकिन महिलाओं के लिए है, लेकिन वो मराठी में ही है, अगर चलता है तो जरूर जरूर। मराठी में ही है. तिचे हम्म आत्मपरीक्षण, आत्मनिरीक्षण एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. एक साइड में आत्मपरीक्षण है, एक साइड में आत्मनिरीक्षण है. तिच्या हाती असतो नेहमीच समन्वयाचा तराजू. वो जो बैलेंस रहता है ना, वो समन्वय का ही रहना चाहिए, समन्वय का ही होता है. एक इसमें होती है एका पारड्यात ऊर्जा, एका पारड्यात अस्मिता. एका पारड्यात ऊर्जा, एका पारड्यात अस्मिता, त्यातूनच येते आत्मनिर्भरता हम्म आणि स्वप्नांनाही मिळते सफलता. क्या बात है. आत्मपरीक्षण, आत्मनिरीक्षण एकाच नाण्याच्या दोन बाजू. तिच्या हाती नेहमीच असतो समन्वयाचा तराजू. एका पारड्यात ऊर्जा, एका पारड्यात अस्मिता, त्यातूनच येते आत्मनिर्भरता आणि स्वप्नांनाही मिळते सफलता. क्या बात है भारती जी, जाते जाते आपने ऐसी कुछ लाइंस हमें दे दी है जो वाकई में हमारे दिल को छू गई. भारती जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप यहाँ आई और हमसे इतनी सारी बातें की. आपकी बातें सुनकर ये हमें रियलाइज होता है, अगर सही वक्त पर सही फैसला लेते हैं और सामने आने वाली हर मुश्किल का सामना करने का अगर साहस रखते हैं तो अपने आप में ही बड़े बन जाते हैं एक समय के बाद. तो आपकी स्टोरी हमारे लिए बहुत इंस्पायरिंग रही. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो. धन्यवाद आपको भी. भारती जी ने भी सिर्फ अपने पति का साथ देने के लिए शुरुआत की थी, लेकिन हर मौके को अपनाया, नई चीजें सीखी, मुश्किलें पार की और कभी रुकी नहीं. उन्होंने 9 बजे के बाद किचन में समय बिताना पसंद नहीं किया और यही उनकी सलाह भी रही है. जल्दी से अपने मील्स धनश्री फूड से बना लीजिए और अपना ज्यादा समय अपने सपनों को साकार करने में लगाइए. हमारे ऑडियंसेस के लिए धनश्री फूड्स की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है. अगर आपको कुछ टेस्टी और न्यूट्रिशियस खरीदना है तो आप जानते हैं कहां जाना है. उन्होंने बच्चों के लिए भी एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, बून लाइफ, जो हेल्दी स्नैक्स और इजी टू ईट ऑप्शंस देता है. ये पूरे इंडिया में ऑर्डर्स लेते हैं और बाहर के देशों तक भी भेज सकते हैं. तो आज ही ऑर्डर कीजिए और देखते रहिए व्हाट अ वुमनिया, जहां हम लाएंगे और भी इंस्पायरिंग स्टोरीज और उनकी स्ट्रैटेजीज, सिर्फ मल्टीप्लाई इंडिया के साथ.